शादी के बाद विदा होकर ट्रेन से अपने ससुराल जा रही थी। मेरी सुहागरात भी ट्रेन में होने वाली थी। मैं बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने पति को अभी तक नहीं देखा था। मेरा पति आया तो उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि वह लंबे चौड़े कद का मालिक था। उसने आते ही मेरे साथ, मेरा नाम सलोनी है, आज मेरी शादी का दिन है। मेरे घर में सारी तैयारियां धूमधाम से चल रही है। मेरे पापा ने मुझे 12वीं तक पढ़ाने के बाद मेरी शादी तय कर दी। मेरे गांव में ऐसा ही होता है। यहाँ पर लड़कियों को बहुत कम ही पढ़ाया लिखाया जाता है और 18 साल की उम्र होते ही उन्हें ब्याह दिया जाता है। मेरे पापा ने फिर भी मुझे 12वीं तक पढ़ने दिया, वरना बहुत सी लड़कियाँ तो मेरे गाँव में ऐसी भी है जो 10वीं तक ही पढ़ पाई थी। मेरी शादी मुझसे ऊंचे खानदान में हो रही थी। हम लोग गरीब घराने से थे। मेरा छोटा भाई और मैं ही हूँ। मैंने भी अपनी शादी के कई ख्वाब देख रखे थे, क्योंकि शादी से पहले तो मैं अपने दिल की कोई भी चीज़ नहीं ले पाई। तो मेरी माँ ने मुझसे यही कहा कि मैं अपने दिल की सारी ख्वाहिश अपने पति के साथ ही पूरी करूँ। मुझे उम्मीद भी यही थी कि मेरा पति मेरी ख्वाहिशों को मान रखेगा और मुझे समझेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनसे मुझे ठेस पहुँच रही थी। मेरे ससुराल वालों को मेरे घर से जो भी शादी का सामान दिया जाता था, तो उसमें वह तरह तरह की कमियां निकालते रहते थे और मेरे पापा से और भी चीज़ों की मांग करते थे। मैंने इसलिए कई बार पापा जी से कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन पापा जी का कहना था कि वह लोग ऊंचे खानदान के हैं, ऐसे में तो थोड़ा बहुत तो हमें उनके आगे झुकना ही पड़ेगा और उनकी डिमांड को पूरा करना पड़ेगा, और इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि मैं तुझे अच्छे खानदान में ही ब्याहना चाहता हूँ। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर कोई झंझट ही नहीं, फिर तो तुम उस घर की खुद ही बहू बन चुकी होगी। मुझे भी अपने पापा की बात कभी कभी ठीक लगती, तो कभी कभी मुझे खुद समझ में नहीं आता कि ना जाने मेरे फ्यूचर का क्या होगा। जब से मेरी शादी तय हुई अभी तक मैंने अपने होने वाले पति को देखा तक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देख सकती, सिर्फ खानदान वाले ही देखते हैं और इन्हीं की रजामंदी से शादियाँ होती है और उन्हीं के मंदी से शादियाँ तय कर दी जाती है। मैं तो शुरू से ही दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरे होने वाले पति के खानदान वालों ने जब मुझे पहली बार देखा तो पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। वो लोग हमारे गांव से काफ़ी दूर के शहर में रहते थे, इसलिए बहुत बड़ी बारात मेरे घर पर नहीं आ रही थी। लेकिन कितने कम भी लोग क्यों ना रहे, शादी ब्याह में तो बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, इसलिए मेरे लिए मेरे पापा सारे इंतजामों को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे कि ना जाने सब कुछ कैसे निपटे और सब अच्छे से होगा भी या नहीं। लेकिन सब चीज़ें ठीक से हो गई और मेरी शादी सनी के साथ हो गई और मैं विदा होकर रेलवे स्टेशन पर आ चुकी थी। मेरा दिल बार बार अपने पति का चेहरा देखने को कर रहा था, लेकिन चेहरा तो छोड़ो, मैं तो अपने पति की झलक तक नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने एक बड़ा सा लंबा सा घूंघट मेरे चेहरे पर डाल रखा था और ऊपर से मेरे ससुराल की औरतें थी, मेरी सास, ननद और बाकी के रिश्तेदार, उन्होंने मुझे घेरा हुआ था, जिस वजह से मैं अपने पति से ना तो कुछ कह पा रही थी और ना ही उनकी एक झलक देख पा रही थी। फिर मैंने खुद को समझाया कि बस कुछ घंटे की ही बात है, अभी जब हम ट्रेन में बैठ जाएंगे उसके बाद तो मेरा पति मेरे पास ही आ जाएगा, इसलिए कुछ घंटे तक सब्र और रखना होगा। इतनी तसल्ली तो मैं कर ही सकती हूँ। मुझे पता है कि मेरा पति भी मुझे देखने के लिए तड़प रहा होगा, जैसे कि मैं तड़प रही हूँ। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि जब मेरा पति मुझे पहली बार देखेगा तो मेरी खूबसूरती देखकर वह मुझ में खो ही जाएगा और मेरी ना जाने कितनी तारीफ करेगा। मैं सारी बातें सोच सोच कर बार बार शर्मा रही थी और खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद हमारी ट्रेन आ गई और हम सब अपने बुक किए हुए डब्बों में बैठ गए, लेकिन अभी भी मेरी सास और नंद मेरे साथ चिपकी हुई थी। मेरी सास मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, बहू अपना घूंघट उठाकर जरा मुझे भी तो अपना चेहरा दिखा दो, मैं भी तो दिल भरकर अपनी सनी की दुल्हन को देखूं। उनकी बात पर मैंने सर हिलाया और फौरन अपना घूंघट अपने चेहरे से हटा दिया, लेकिन मैंने अपनी नज़रें नीचे करके ही रखी। मेरे चेहरे को देखते मेरी सास और जो रिश्तेदार थे वो कहने लगे कि बहू तो बिल्कुल चांद की जैसी, हमारे सनी के नसीब खुल गए हैं। उस पर फौरन मेरी सास बोली, नसीब तो इसके खुल गए हैं जो मेरा सनी इसे मिल गया, वरना अच्छों को मेरा सनी नहीं मिलता। मेरी सास मुझे समझाते हुए कहने लगी, देख मेरे सनी का हमेशा ख्याल रखना, उसकी किसी भी बात को कभी मत टालना, जैसा कहे चुपचाप वैसा करना।
वो अब तेरा पति है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना तेरा फर्ज है, इसलिए उसे खुश रखना, समझ आया? और घर की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाना, ज़्यादा नखरे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों के नए नए चंचलपन को कोई नहीं देखा करता। इसलिए ये उम्मीद ना करना कि तू सन्नी के साथ नखरेबाजी कर पाएंगी। अगर उसे खुश रखेंगी तो भी तेरा पूरा ख्याल रखेगा। बस मैंने चुपचाप अपना सर हाँ में हिला दिया। थोड़ी देर में मेरे ससुर भी डिब्बे में आ गए और मेरी सास से कहने लगी कि चलो अच्छा हुआ जो सब कुछ अच्छे से निपट गया। मेरी सास कहने लगी, हाँ अच्छा तो हुआ है, इंतजाम भी इसके बाप ने ठीक ठाक ही किया था, लेकिन जो डिब्बा बुक किया है यह कुछ सस्ता नहीं लग रहा है। अगर थोड़ा और अच्छा डब्बा बुक कर देता तो ना जाने क्या चला जाता। इस बात पर मेरे ससुर कहने लगे कि अरे अब रहने भी दो, अब तुम यह क्या बातें लेकर बैठ गई हो। तो मेरी सास कहने लगी कि अरे जो बात है वो तो कहूँगी ही, आखिर हम लोग बहुत ऊंचे खानदान के हैं, तो हमारी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तो कपड़ा वगैरह भी देखना बाकी है, अगर मुझे जरा सी भी किसी चीज़ में कोई कमी लगी तो मैं इसके बाप को बुलाकर सारी भरपाई करवा लूँगी। मेरी सास की ये बात सुनकर मेरे ससुर चुपचाप अपना सर हाँ में हिलाकर डब्बे से बाहर चले गए। फिर वो अपनी बेटी यानी मेरी ननंद को देखकर कहने लगी, चलो अब जो भी है, अब ये लड़की हमारे घर की बहू है, जैसे भी है हमें इसे अपनाना ही पड़ेगा। आखिर किया भी क्या जा सकता है, जो जितना मिला है उतने में हमें संतोष करके रहना होगा। मुझे अपनी सास की सारी बातें बहुत ही बुरी लग रही थी, लेकिन मैं उनसे कुछ भी ना कह सकी थी। सब्र का घूंट पीकर मैं चुपचाप रह गई। उसके बाद मेरी सास कहने लगी, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। उसके बाद मेरी सास कहने लगी, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, ले चल मेरे थोड़े देर पैर दबा दे। आखिर मैं भी अपनी बहू के होने का कुछ फ़ायदा तो उठा लूँ। मेरी सास ने फौरन ही अपने पैर मेरे गोद में रख दिए। मैं भी चुपचाप उनके दोनों पैरों को दबाने लगी और वो बड़ी आराम से अपना सर टिकाकर आंखें बंद करके सोने लगी। मैं धीरे धीरे सोचने लगी कि कहाँ मैं अपने पति से मिलने के ख्वाब देख रही थी और कहाँ ये लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो काफ़ी रात भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी यह लोग मेरे डिब्बे से बाहर जाने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे इन सब की आदत डालनी होगी, क्योंकि मैं इसी खानदान में ब्याह कर जा रही हूँ, तो यह सब तो लगा ही रहेगा। खैर थोड़ी देर के बाद सास ने कहा, चलो बस बहुत हुआ, सेवा कर ले, अब मेरे बेटे की सेवा करना। उसके बाद वो मुझसे कहने लगी कि देख अपने इन सारे जेवरात का ख्याल रखना, एक भी जेवरात इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वो मेरे डिब्बे से बाहर चली गई। मैंने भी चैन की सांस ली। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से अपने घूंघट को उठाकर साइड में रखा और अपने बालों को खोल दिया और खिड़की के पास बैठ गई। बाहर की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे से मुझे अंदर ही अंदर सुकून सा पहुंच रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ती ही चली जा रही थी और बाहर देखती हुई हरियाली, जो कि चांदनी रात में किसी जन्नत जैसी लग रही थी, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा रही थी। मैं कुछ देर चुपचाप बाहर का नज़ारा देखकर आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाती रही। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि काफ़ी देर हो गई है, लेकिन मेरे पति अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मुझे डिब्बे के दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैं समझ गई कि मेरे पति आ रहे हैं। मैं फ़ौरन सीधी होकर बैठ गई और अपने दुपट्टे को आहिस्ता से ओढ़ लिया। मेरे पति अंदर आ चुके थे। उन्होंने अपना सहरा उतार कर एक तरफ साइड में रखा। मुझे लगा कि वो मुझे कुछ न कुछ तो कहेंगे। मैं पहली बार अपने पति की आवाज़ सुनूंगी। मैंने अपना सर नीचे कर लिया। उन्होंने अपनी शेरवानी उतार कर एक साइड सामने वाली सीट पर रख दी और वो मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गए। उसके बाद उन्होंने आहिस्ता से मेरी गर्दन पर हाथ रखा और बालों को एक तरफ किया। उनके इस तरह से करने से मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। ऐसा लगा कि जैसे मुझे करंट का झटका लगा हो। मेरी आंखें शर्म से बंद हो गई। मैं सोचने लगी कि ये क्या, उन्होंने तो आते ही सब कुछ करना शुरू कर दिया। मुझे तो लगा था कि ये मुझसे थोड़ी देर बातें करेंगे और कुछ देर मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा खैर हो सकता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो, इसलिए उनसे सब्र नहीं हो रहा हो। इसके बाद मेरे पति ने मुझे घुमाकर अपनी तरफ बिठाया और मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बहुत ध्यान से देखने लगे। मैं मुस्कुरा रही थी। मैंने भी आहिस्ता से अपनी नज़रें उठाई और एक नज़र अपने पति की तरफ देखा। जब मैंने अपने पति को देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि मेरे पति दिखने में बहुत ही हैंडसम थे। जैसा पति मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही मिला था। ये देखकर मैं खुश हो गई थी कि कम से कम भगवान ने मुझे मेरा मनचाहे जीवन साथी तो दे दिया। और ना सिर्फ शक्ल से अच्छे थे, बल्कि उनकी कद काठी भी बहुत लंबी चौड़ी थी और मजबूत थे। उनकी भरी हुई बाहें, मजबूत हाथ,
मुझे अंदर ही अंदर बेचैन सी कर रही थी। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ सब करना शुरू किया। उन्होंने मेरे जेवरात एक एक करके उतारे, उन्हें कपड़े में लेकर साइड पर रख दिए। इस एहसास को मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती थी। और मेरा पति जिस तरह से मुझे लूट कर चाह रहा था, उससे मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो मेरे सहूल का भी पूरा ध्यान रख रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं अपने पति का पूरा साथ दे रही थी। इधर ट्रेन की रफ्तार तेज थी। उसके बाद ना जाने कब मिलन की थकान से हम इस कदर चूर हुए कि कब मेरी आँख लगी मुझे पता ही नहीं चला। सुबह के करीब ही मुझे अपने डिब्बे के बाहर कुछ हल्का सा शोर सुनाई दिया। इसे सुनकर मैं फ़ौरन उठकर बैठी तो मैंने देखा कि मेरे पति डिब्बे में नहीं थे। मैं समझ गई कि वो फ्रेश होने के लिए चले गए होंगे। मैंने फ़ौरन अपने कपड़े बदले और खुद को दुपट्टे से ढककर मैं जैसे ही बैठी वैसे ही मेरी सास, ननद और ससुर दनदनाते हुए डिब्बे में आ गए। ना जाने के इस बात से बुरी तरह परेशान थे। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने फ़ौरन उन सबके पैर छुए। फिर मेरी सास कहने लगी कि तेरे जेवरात सही सलामत तो है ना। उनकी यह बात एकदम से सुनकर मैं भी हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त तो मेरे जिस्म पर एक जेवर भी नहीं था सिवाय एक लॉकेट के, क्योंकि मेरे पति ने रात के वक्त मेरे सारे जेवरात उतार दिए थे। मेरी सास ने फ़ौरन मुझे टटोलना शुरू कर दिया। वो यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे जिस्म पर एक भी जेवर नहीं था। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ भी कह पाती, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अब तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। उस चोर ने न सिर्फ हम लोगों को लूट लिया, बल्कि बहू के सारे जेवर भी ले गया। हमारे तो लाखों का नुकसान हो गया। मैंने तो बहू के जेवरात को लेकर ना जाने कितने ख्वाब देख लिए थे कि इन जेवरात को पहनकर मैं अपने रिश्तेदारों में जाऊंगी और सबको पूरे ठाठ से दिखाऊंगी कि मेरे पास भी इतने महंगे महंगे जेवरात है। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, हमारा तो ना जाने लाखों का नुकसान हो गया। रुपए पैसे से भी हाथ धो बैठे। मेरी सास बुरी तरह से रोने लगी। तेरा दिमाग क्या घास चरने गया हुआ था? आखिर क्या कर रही थी जो तुझे पता ही नहीं चला कि तेरे जेवरात कब उतर कर ले गया? मैं उनसे कहना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरी सास को मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मेरे ससुर उन्हें बार बार मना कर रहे थे कि वो इतना ज़्यादा हंगामा ना करे, क्योंकि बाकी के लोग फिर यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। मेरी सास तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेरी सास कहने लगी कि मुझे तो लगा कि बहू के कदम हमारे घर के लिए अच्छे हैं, लेकिन यह तो अब शगुन निकली। अभी तो यह मेरे घर पहुंची भी नहीं कि हमारा लाखों का नुकसान हो गया। अगर मुझे पहले ही पता होता कि इसके कदम हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, तो मैं कभी भी अपने सनी के लिए ब्याह करके नहीं ले जाती। और मुझसे गुस्से में चिल्लाकर बोली, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी इस नादानी की वजह से मेरा ना जाने कितने का नुकसान हो गया। अब तू देख, मैं तुझे सनी से कहकर कैसा जलील करवाऊंगी। उनकी बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैं सोचने लगी कि मेरा पति मेरी सास की बातों में आकर मेरे साथ बुरा बर्ताव करेगा। अभी तो उसके साथ गुजरे हुए मीठे पलों की याद मेरे दिल से उतरी भी नहीं थी। मुझे उसके गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। तभी मेरी सास बोली कि लेकिन यह लड़का भी इतना लापरवाह है कि मैं क्या बताऊँ। तभी तो आदमी मेरे डिब्बे में घुसे, जिनमें से एक आदमी के तो जिस्म पर सिर्फ बनियान और एक कच्छा ही पहना हुआ था, और दूसरा उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था, और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसे देखकर पूरी तरह से लग रहा था कि वह शराब के नशे में अच्छे से डूबा है, क्योंकि वह ठीक से अपने दम पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी मेरी सास एक आदमी से कहने लगी कि यह तुम्हें कहाँ मिला? तो कहने लगा कि अरे यह तो बाथरूम के डिब्बे में इस तरह से पड़ा हुआ था। उस चोर ने इसे भी नहीं छोड़ा, इसके भी कपड़े उतार लिए, और इतनी महंगी शेरवानी हमने इसके लिए खरीदी थी। और चोर तो इस शेरवानी को भी लेकर फरार हो गया। मैं भी यह सब सुन ही रही थी। तभी मेरी सास उस आदमी से कहने लगी, देख सनी, तेरी लुगाई ने कितनी बड़ी लापरवाही कर दी। उसने अपने सारे जेवरात उस चोर के हवाले कर दिया। जब वो चोर उसके जेवरात चुरा कर ले जा रहा था तो उसे शोर मचाना चाहिए था, लेकिन यह तो ना जाने कौन सा नशा करके सोई थी, उसे कुछ पता ही ना चला। मेरी सास के मुंह से यह बात सुनकर मैंने आहिस्ता से अपनी नज़र उठाकर उस आदमी को देखा जिससे मेरी सास सनी कह के पुकार रही थी। उसकी शक्ल देखते ही मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि जिसे वो सनी और मेरा पति कह रही थी वह तो इंसान था ही नहीं, जिसने मेरे साथ कल रात सुहागरात मनाई थी और जिसे मैं अपना पति समझकर अपना सब कुछ दे बैठी थी। यह तो एक मोटा सा आदमी था जो कि नशा किया हुआ था। उसे देखकर तो मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। साथ ही साथ मैं सब सोच सोच कर भी परेशान हो गई कि अगर कहीं इनमें से किसी को यह बात पता चल गई कि वह चोर मेरे साथ वह सब करके गया है जो उनके बेटे को करना चाहिए था, तब तो यह लोग मेरा ना जाने क्या हाल करेंगे। तभी वो दूसरा आदमी कहने लगा कि यह तो सारी रात बाथरूम के अंदर ही पड़ा रहा
और यह बहू के पास आया ही नहीं। मेरे ससुर ने फौरन ही सनी के ऊपर हाथ उठाते हुए कहा कि यह लड़का कभी नहीं सुधर सकता। अरे कम से कम कुछ तो शर्म कर ले। कल की रात तो तेरी बहू के साथ पहली रात थी। कल तो कम से कम तुझे बहू का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन तुझे तो नशे की ऐसी लगी कि उसके आगे कुछ भी दिखाई ही नहीं देता। तूने एक बार भी बहू के बारे में नहीं सोचा कि पूरी रात अकेले तेरे बिना कैसे काटेंगी। वो कितनी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन तुझे तो किसी की फिक्र ही नहीं है। ये सब तेरे माँ के लाड़ प्यार से बिगड़ने का ही नतीजा है, जिसकी वजह से तू किसी की कोई बात नहीं सुनता। मेरे ससुर का इतना कहना था कि तभी मेरी सास ससुर से चीख कर कहने लगी कि खबरदार, तुमने मेरे बेटे से कुछ भी कहा, उसकी क्या गलती है? गलती तो इस लड़की की है। इसने अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा होता तो आज हमें लाखों का नुकसान नहीं होता। मैं दिल ही दिल सोचने लगी कि आखिर ये मेरे साथ एक रात में क्या हो गया। चोर न सिर्फ मेरे जेवरात ले गया, बल्कि मेरी इज्जत को भी लेकर चला गया, और ऊपर से मुझे इतने बुरे ससुराल वाले और इतने बेकार पति मिला है कि मैं क्या बताऊँ। तभी मुझे याद आया कि वह चोर मेरे जब जेवरात उतार रहा था तो एक छोटी सी पोटली में रखता जा रहा था। शायद वो इसलिए ऐसा कर रहा था ताकि मेरे साथ सब करने के बाद वो पोटली लेकर वहाँ से चुपचाप चला जाए। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, तभी मुझे एक लाल रंग का कपड़ा सीट के नीचे नज़र आया। मैंने छूकर फौरन उस कपड़े को खींचा तो वही पोटली थी जिसमें उसने सारे जेवरात रखे हुए थे। मैंने जैसे उस पोटली को खोला तो उसमें मेरे सारे जेवरात निकल आए। मैंने जब उन जेवरात को निकाल कर देखा तो मेरी सास ने एक लालची औरत की तरह फौरन ही उन सारे जेवरात को मुझसे छीन लिया, और उसकी आंखें चमकने लगी और वो खुश होकर कहने लगी, अरे वाह, जेवरात चोरी नहीं हुए। मैं तो अब तक इस सोच में मरी जा रही थी कि मेरे लाखों के जेवरात कहाँ चले गए। शुक्र है मेरे लाखों के जेवरात को कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोचने लगी कि मेरे पति की मेहनत की कमाई से बनवाए हुए जेवरात पर यह कैसी बेशर्मी से अपना हक जमा रही थी। उसके बाद वह मुझसे कहने लगी कि जब तुझे पता था कि तूने ये जेवरात पोटली में नीचे करके रखे हुए हैं तो मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? मैं कब से इनके लिए कितनी परेशान हो रही थी। क्या मुझे हार्ट अटैक आ जाता उसके बाद ही तू बताती? मैंने आहिस्ता से कहा कि माँ जी, मैं तो कब से आपको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रही थी। मेरी यह बात सुनते मेरी सास कहने लगी कि मुझे जवाब देती है, खबरदार जो मेरी बात का तूने पलटकर जवाब दिया। मेरे ससुर ने फौरन मेरी साइड लेते हुए कहा, बहू गलत क्या कह रही है? तुम इतनी देर से बोलने भी तो नहीं दे रही हो। आखिर ये बेचारी क्या करती? तू भी देख ले, हमें कितनी ही समझदार बहू मिली है। उसने पहले अपने सारे जेवरात को उतार कर एक तरफ हिफाजत से रख दिया था। अगर वह ऐसा ना करती तो शायद वह चोर इसके जेवरात भी लेकर फरार हो जाता। इस बात पर मेरी सास मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगी, कहने लगी, अब जो हुआ सो हुआ। रुपयों का और कपड़ों का तो नुकसान हो ही गया, तो अब क्या किया जाए? यह सब इसके मनुष्य कदमों की वजह से हुआ है। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी, अब इसमें क्या किया जा सकता है? क्या पता था कि चोर ऐसा कर जाएगा? अब चाहे जो भी हो, अब आखिर हूँ तो मैं आपके घर की बहू, आपके ही घर की इज्जत हूँ। तो अब मैं जैसी भी हूँ, लेकिन अब तो मेरा नाम जुड़ गया है आपसे, तो अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैंने भी अपनी सास पर उसी बात का पलटवार किया जो उन्होंने मेरे लिए कही थी। पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बात को लेकर बहुत ही शर्मिंदा थी कि एक चोर ने मेरे साथ सब कर गया, लेकिन मैं अब बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। मैं यही सोचने लगी कि इनके जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। मेरी शादी कैसे इंसान से करवा दी गई है जिसे नशे के अलावा कुछ नहीं सूझता। कम से कम मुझे एक बार ही सही, लेकिन असली मर्द का सुख तो मिला, और उस सुख को मैं ज़िंदगी भर अपने अंदर महसूस करके रह सकती हूँ। सच में चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह असली मर्द था। उसने मुझे जो सुख दिया वह यह मोटा आदमी कभी नहीं दे सकता। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को उसके जैसा ही आदमी मिलना चाहिए था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत से मुझे ऐसा पति मिला। लेकिन कम से कम मेरी पहली रात खराब तो नहीं हुई, और उस चोर ने मेरे साथ भी इतनी वफादारी तो निभाई। उसने मेरे साथ सब करने के बाद भी मेरा एक भी जेवर लेकर नहीं गया। यही सोचकर मैं दिल ही दिल में मुस्कुराने लगी तो मेरी सास मुझसे बोली कि तू इतना मुस्कुरा क्यों रही है? तो मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि दरअसल माँ जी, मैं खुश हो रही हूँ कि हमारे जेवर बच गए, और अब आप अपने रिश्तेदारों में इन जेवरात को पहनकर आराम से जा सकती है। मेरी इस बात पर मेरी सास बोली, हाँ यह तो तू ठीक कह रही है। और उसके बाद वह सब मेरे डिब्बे से चले गए। मेरा पति भी मेरे ससुर के साथ डिब्बे से बाहर चला गया, और एक बार फिर चुपचाप खिड़की के पास बैठकर बाहर के नज़ारे को देखने लगी और दिल ही दिल में गुनगुनाने लगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।